हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूरेनस क्लासेज पे। आज हम लोग लूसेंट सीरीज के छठे वीडियो को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 5 वीडियो को देख लिए हैं। अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर इनसे पहले का वीडियो आप देख सकते हैं। आपको इसे देखने के बाद आने वाले वीडियो को देखने में समझ अच्छी विकसित होगी। तो चलिए आज हम लोग छठे वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक होगा 16वां नंबर टॉपिक ब्राह्मण साम्राज्य। इससे पहले हम लोग 15 टॉपिक को देख चुके हैं। 15वां टॉपिक मौर्य साम्राज्य पर था और आज 16वां टॉपिक हम लोग देखेंगे। 16वां टॉपिक कहता है ब्राह्मण साम्राज्य। आज हम लोग 16वां टॉपिक ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्मण साम्राज्य क्या कहता है देख लेते हैं। तो ब्राह्मण साम्राज्य कहता है कि पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली एक ब्राह्मण जाति का था। तो पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ का सेनापति था, जिसे 185 ईसा पूर्व में हत्या करके एक नई वंश शुंग वंश की नींव डाली, जिसे इतिहास में ब्राह्मण साम्राज्य कहा जाता था, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति से था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की, जो आज कल विदिशा वर्तमान भारत में मध्य प्रदेश में है। इंडो यूनानी शासक मिलांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। इंडो यूनानी शासक जो सबसे प्रसिद्ध शासक था इंडो यूनानी का, वो था मिलांडर, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। उसके बाद कहता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ एवं करवाया था, जिसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और उन्हें यह यज्ञ करवाने वाले कौन थे? तो वो पतंजलि थे, जो पुष्यमित्र शुंग के मित्र भी थे। उसके बाद कहता है कि भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण जो मध्य प्रदेश में है, उसे पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध गद्दी पर कव्य वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। तो देवभूति को उसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कव्य वंश की नींव स्थापना की गई। कव्य वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कव्य वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग क्या कहता है। आगे कहता है कि सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार सातवाहन वंश का संस्थापक कौन हुए? तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक हुए। और कव्य वंश की अंतिम शासक कौन हुए? तो कव्य वंश की अंतिम शासक सुशर्मा हुए। अब हम लोग सातवाहन वंश के बारे में देख लेते हैं, जिसे आंध्र वंश भी कहा जाता है। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, जो गोदावरी नदी के किनारे है, वहां स्थापित किए। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। उसके बाद कहता है कि सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक सिमुक, सातकर्णी,
गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी, ये सभी सातवाहन वंश के प्रमुख शासक हुए। उसके बाद कहते हैं कि सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ करवाए। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाए। अश्वमेध यज्ञ अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए करवाया जाता है तथा राजसूय यज्ञ राज्य अभिषेक के समय करवाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि सातवाहन शासक जो थे सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाए थे। उसके बाद सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल एवं गुणाढ्य जो सातवाहन के समय प्रसिद्ध साहित्यकार थे। हाल ने गाथा सप्तमी तथा गुणाढ्य ने बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की। उसके बाद कहते हैं कि सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्रा का प्रचलन किया। तो सातवाहन शासकों के समय में चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्रा का प्रचलन हुआ। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का प्रयोग किया जाता था, इस्तेमाल करते थे, वो रोम से मंगाया जाता था। तो सातवाहन शासकों का व्यापारिक संबंध रोम के व्यापार से भी था। और सातवाहन का सबसे प्रसिद्ध जो था वह शीशे का सिक्का था। ये ध्यान रखिएगा कि सातवाहन शासकों के लिए प्रसिद्ध था शीशा का सिक्का। उसके बाद कहता है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने का प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम करवाया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने का प्रथा आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम करवाया। और उस एक तरफ से देखा जाए तो ब्राह्मण जाति से पुष्पमित्र शुंग था, लेकिन ब्राह्मण को अनुदान देने के लिए जमीन अनुदान देने की प्रथा वह सातवाहन शासकों के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद कहता है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मणी थी। तो सातवाहन का राजकीय भाषा क्या हो गया? दरबारी भाषा या राजकीय भाषा जो हुआ वह प्राकृत हुआ। सातवाहनों से हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। इससे यह पता चलता है कि उनके शासकों का नाम माता के नाम पर रखा जाता था। लेकिन सातवाहन राजकुल तंत्रात्मक था, क्योंकि राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 35 पैदल सैनिक होते थे। उसके बाद कह रहा है कि सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कार्ले का चैत्य, उसके बाद अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास किया। तो अमरावती कला का विकास किसने किया? तो सातवाहन शासकों के द्वारा अमरावती कला का विकास हुआ। उसके बाद कहता है कि सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक
दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन शासकों में सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। उसके बाद कह रहा है कि सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। ये ध्यान रखिएगा जरूर कि सातवाहन राज्य ने दक्षिण और उत्तर भारत के बीच सेतु का काम किया। अब हम लोग पढ़ते हैं 17वां नंबर टॉपिक हिंद यवन हम लोग का 17वां नंबर टॉपिक है। इसे अब हम लोग देखते हैं कि हिंद यवन टॉपिक कहता है कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। सबसे पहले आए हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव और उसके बाद कुषाण। यह एग्जामों में सीक्वेंस में रखने के लिए कहा जाता है, यह दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी कार्यों में सबसे पहले आए हिंद यूनानी, उसके बाद शक आए, उसके बाद पल्लव आए और उसके बाद कुषाण आए। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। उसके बाद कहते एंटियोकस द्वितीय के शासन काल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। उसके बाद कहता है विक्टोरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। विक्टोरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। विक्टोरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस प्रथम, यूथिडेमस, डेमीट्रियस, मिलांडर, यूक्रेटाइड्स, एंटिआल्किडस एवं हर्मिक्स, ये सभी विक्टोरिया के विद्रोह के बाद किया था। उसके बाद कहते हैं कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण विक्टोरिया के शासक डेमीट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। किसने? इसने। उसके बाद इसे ही हिंद यूनानी या विक्टोरियाई यूनानी कहा गया। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं कि आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिलांडर, जिनका कार्यकाल 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व यानी 20 वर्ष हुआ। इसकी राजधानी साकल, जो आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हिंद यूनानी की राजधानी कहाँ था? तो साकल था, जो आधुनिक सियालकोट है। मिलांडर ने नागसेन, जिसे नागा अर्जुन ने कहा जाता है, ने बौद्ध धर्म से दीक्षा ली। मिलांडर ने नागा अर्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिलांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पनो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे कहता है कि हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिसके द्वारा
जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के थे। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। उसके बाद कह रहा कि हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलिनिस्ट आर्ट कहा जाता है। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। हिंद नोट: यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसीलिए इसे नवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारतीय बहुत पहले जब नाटक हुआ करता था, तो आप लोग देखते होंगे कि नाटक खत्म होने के बाद वह एक पर्दा लग जाता था। तो यह प्रथा जो है, जो हिंद यूनानियों की देन है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग 18वां नंबर टॉपिक देखते हैं। 18वां नंबर टॉपिक क्या कहता है? तो 18वां नंबर टॉपिक है शक के बारे में। तो शक के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखा थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा में अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिम भारत एवं पश्चिमी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मऊ था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। शक जो थे वह मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए हुए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके उसे बाहर खरीद दिया। यहाँ स्थानीय राजा के बारे में नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। तो 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खरीद दिया और विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। कौन? उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व, यह ईसा पूर्व कह रहा, 58 ईसा पूर्व में एक नया संमत विक्रम संमत, कौन संमत? विक्रम संमत आरंभ हुआ और इसी के समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। तो ये विक्रम संमत का आरंभ कब किया गया? तो विक्रम संमत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने शकों को खरीद कर बाहर किया था, पराजित किया था। इसी के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में उन्होंने विक्रम संमत का आरंभ किया और विक्रम संमत आरंभ करने के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, जो भारतीय इतिहास में 14 तक चला गया। और सबसे लोकप्रिय कौन हुआ? तो सबसे लोकप्रिय विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। शकों के अन्य शाखा की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। लगभग 4 शताब्दी तक इन्होंने शासन किया। शक 5 शाखा में स्थापित हुआ था, उस 5 शाखा में पश्चिम भारत में जो स्थापित हुआ था, उसका प्रभुत्व स्थापित करना सबसे लंबे शासन काल तक चला। उसके बाद कह रहा है
कि गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। जो पश्चिम भारत पर स्थापित हुआ था वह गुजरात में चल रहे व्यापार की शाखा से काफ़ी लाभान्वित हुए और यह भारी मात्रा में चांदी के सिक्के को जारी किया। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासनकाल 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक चला। अब हम लोग इसमें नहीं है, ईसा पूर्व में नहीं है, ईस्वी में आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? तो शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भूभाग पर हुआ। इसने कादियावार की अर्ध सूक्ष्म सुदर्शन झील को मौर्य द्वारा निर्मित था, उसे जीर्णोद्धार करवाया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख, जारी किया। इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में हुआ करता था। तो रुद्रदामन प्रथम जो था, वो क्या था? तो संस्कृत का एक बहुत प्रेमी था, जिन्होंने विशुद्ध संस्कृत भाषा में एक लंबा अभिलेख लिखवाया, जिसे गिरनार अभिलेख कहा जाता है। यह संस्कृत भाषा में लिखवाया गया। इससे पहले जो भी अभिलेख लिखा जाता था वह प्राकृत भाषा में लिखा जाता था। शकों भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। ध्यान रखिएगा कि भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। आप पार्थिया या पल्लव के बारे में देख लेते हैं। तो पश्चिम उत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। शकों के बाद पार्थियाई का कब्जा हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडो फर्निस था। इसी के शासन काल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थियाई लोग मूलतः ईरान के थे। ये ध्यान रखिएगा कि पार्थियाई लोग मूलतः ईरान के थे। अब हम लोग 19वां टॉपिक देखते हैं। 19वां टॉपिक कहता है, 19वां टॉपिक है कुषाण के बारे में। पल्लव के बाद कुषाण आए। कुषाण जो यूची एवं तोखरी कहलाए। कुषाण को यूची एवं तोखरी भी कहा जाता था। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। इन्हीं में एक कुल का नाम था कुषाण। एक कुल था कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इस कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। तो कुषाण का प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? आगे कह रहा है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठने के समय में एक सम्मत चलाया, जो शक सम्मत कहलाया, जिसे भारत सरकार के द्वारा भी प्रयोग में लाया गया। कनिष्क जब राजगद्दी पर बैठ रहा था 78 ईस्वी के समय, तो उसके गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक शक सम्मत चलाया, जो वर्तमान में भारत सरकार का भी सम्मत है। बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन कश्मीर में प्रसिद्ध
बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। और इसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान गौतम बुद्ध को उन्हें अपने शिक्षक यानी आचार्य मानते थे, वहीं महायान अपने गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था, ये ध्यान रखिएगा। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। आरंभिक कुषाण शासक जो थे वो भारी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जो है जो स्वर्ण मुद्राएं, सोने की सिक्का को जारी की थी, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा से उत्कृष्ट, यानी जिसकी शुद्धता जो थी जो गुप्त काल के स्वर्ण मुद्रा से अच्छी थी। कनिष्क का राज्य वैद्य आयुर्वेद का प्रख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। तो कनिष्क का राज वैद्य कौन था? तो कनिष्क का राज वैद्य चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना किया। महाविभास सूत्र की रचनाकार वसुमित्र थे। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र थे और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभास को ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, डिक्शनरी कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो बुद्ध चरित्र की रचना कौन किया था? तो अश्वघोष किया था। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे, दरबारी कवि थे। उसके बाद कह रहा है कि वसुमित्र, पावर्स, नागा अर्जुन, महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। ये सभी जो व्यक्ति हैं ये सभी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। वसुमित्र, पावर्स, नागा अर्जुन, महाचेत और संरक्षक जो थे जो ये सभी कनिष्क के विभूति थे। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन जो थे नागा अर्जुन को कहा जाता है। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागा अर्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसी कारण जो है जो भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था। और कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गया था। नोट देख लेते हैं। नोट क्या कहता है? कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण राजा क्या कहलाते थे? तो देवपुत्र कहलाते थे, ईश्वर के पुत्र कहलाते थे, देव के पुत्र कहलाते थे। कुषाण, यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से लिए थे। चीन के व्यक्तियों के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। उसके बाद कहता है कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण जो थे वह सबसे प्रसिद्ध थे। जो भी राजा रेशम मार्ग पर जो नियंत्रण रखते थे, उस नियंत्रण रखने वाले राजाओं में सबसे प्रसिद्ध शासक जो थे जो वह कुषाण ही थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों की रक्षा का प्रबंध था। कुषाण साम्राज्यों में मार्गों की जो रेशम मार्ग था उस पर सुरक्षा का प्रबंध था। उसके बाद कहता है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। उसके बाद कहता है कि 20 नंबर टॉपिक कहता है मुगल गुप्त साम्राज्य, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग वीडियो को यहीं पर रखने का प्रयास करते हैं। तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं पर
पर रखते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए आज की कक्षा को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।